नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स। सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजे मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। भाई सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को राधे राधे। कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को पता होगा, कल हम लोग ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग ने आज़ादी के 75 साल को पूरे किए। तो भाई सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है हम लोग बात करने वाले हैं BFM यानी जो पेपर हमारा 2 है उसका हम बात करेंगे, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 1 के बारे में। ठीक है, चलिए। हाँ, ये मेरे बारे में थोड़ी डिटेल है। माय नेम इज़ राजीव मिश्रा। मैंने कहाँ कहाँ क्या क्लासेस ली उसके बारे में। ठीक है, चलिए। इट इज़ माई फेवरेट कोट, आई कांट। जीवन में कभी भी ये नहीं कहिए आई कांट, यू कैन डू इट। कहते हैं ना कि सर इतना वर्किंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, हाउ कैन आई गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप बहुत आराम से इस बैच में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम आपका होगा नवंबर और दिसंबर, बस कुछ नहीं, एक बार बहुत ध्यान से टॉपिक को समझ लेना है और टॉपिक से रिलेटेड MCQ को पूरा करना। बस यही हमारा इस क्लासेस का उद्देश्य होता है। टू ऑल माई डियर बैंकर्स, ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को राधे राधे। चलिए, एक ऑफ़र चल रहा है जो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, इसको आप ज़रूर यूटिलाइज़ करिए। ये ऑफ़र क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपका सपना है और अगर आपका एम है कि इस साल में जो एग्ज़ाम होंगे नवंबर दिसंबर में उसमें हम स्कोर करें अच्छा, और अगर आप चाहते हैं उसमें स्कोर करना 60% प्लस स्कोर, तो बहुत ईजिली हो सकता है। बस आपको एम्बिशियस बाबा के प्लेटफॉर्म पे बिलीव करना होगा। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर होगा। और साथ में एक बात याद रखिएगा, टू ऑल माय डियर बैंकर्स, कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल होती है। यहाँ कोई 10,000 कॉस्ट नहीं होगी या यहाँ कोई 20,000 कॉस्ट नहीं होगी। यह सारा ख़त्म, यहाँ सिर्फ कॉस्ट ओनली है 2,000 एक नॉर्मल कॉस्ट रखी जाती है जिसको हर एक कैंडिडेट बियर कर पाए। ओके, यहाँ क्या मिलेगा, यूनिट वाइज सारे आपको वीडियो कोर्सेस मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स मिलेगा, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में यूनिट वाइज मॉक्स भी होना बहुत ज़रूरी है और साथ में कैप्सूल PDF भी आपको दिए जाएंगे। टू ऑल माय डियर बैंकर्स, ठीक है, बस आपको करना है क्या है, आपको एम्बिशियस बाबा प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करना है और आपको इस कोर्स को परचेज़ करना है। और बस यहाँ पर परचेज़ करने से पहले इस कोड का इस्तेमाल करना, राजीव। जैसे ही कोड इस्तेमाल करोगे आपको तो डिस्काउंट मिलेगा 20% का मैक्सिमम। ओके, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल A, और जिस मॉडल A का नाम है इंटरनेशनल बैंकिंग, और उसमें जो हमारा यूनिट 1 है उसके हम लोग क्लासेस कर रहे हैं लगातार, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। जो नए विद्यार्थियों को मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ़ोन में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द नॉमिनेशन कि भाई अगली क्लास कौन सी होने वाली, कब होने वाली है। और याद रखिएगा कि हम सभी लोग बात करते हैं मंडे, वेडनेसडे और संडे। यहाँ थोड़ा मैंने अपडेट किया है। इन 3 दिन हम बात करेंगे किसके बारे में, ABM के बारे में, जो इसका पेपर 1 है। जो दूसरा हम बात करते हैं BFM, जो हम लोग आज कर रहे हैं, ये हम लोग करेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के फॉर्म में। ठीक है, आज मैं कमेंट थोड़ा नहीं लूँगा क्योंकि आज मैं कंटेंट पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि आज कंटेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर थोड़ा सा भी हमारा दिमाग इधर उधर रहा तो हम लोग चीज़ों को समझना बहुत टिपिकल हो जाएगा। ओके, चलो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और बहुत आसान से मैंने आपको समझाया था क्या होता है बिड रेट, क्या होता है ऑफर रेट, यानी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से इस टॉपिक में पढ़ा था। क्योंकि एक बात याद रखना, जितना आसान लगता है ना, $1 इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ 40, ऐसा होगा नहीं इन रुपीज़, वो उतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, टू ऑल माय डियर बैंकर्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था बिड प्राइस क्या होता है, ऑफर प्राइस क्या होते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया था। टू ऑल माय डियर बैंकर्स, ओके, चलिए। हम लोगों ने बहुत आसान से एग्जांपल भी दिया था कि कोई भी जो हमारा बैंक होता है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनसे अगर मैं बोलूँ तो ख़रीदता है, और जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनको बेचता है महंगे रेट्स में,
दैट द लॉजिक, एकदम सिंपल ये लॉजिक हम लोग का है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि वैल्यू डेट क्या होती है, ठीक है। एक ऐसा टर्म जो यूज टू डिफाइन द डेट ऑन विच ए पेमेंट ऑफ फंड्स और एन एंट्री टू एन अकाउंट बिकम एक्चुअली इफेक्टिव और सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट। मतलब कहने का, जब हमारा अकाउंट पेमेंट के लिए एक्टिव हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं वैल्यू डेट। एक बात याद रखिएगा, जो भी आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इसके जो पहले के 3 वीडियोज़ हैं इस मॉडल पेपर यूनिट 1 के ना, उसको जरूर एक बार देखना जाके, क्योंकि वहाँ मैंने पूरा डिटेल्स आपको कवर करा है टू ऑल माय डियर बैंकर्स, तो आपको थोड़ा समझना आसान होगा, है ना। और कभी कभी याद रखना, एक बड़ा प्यारा सा टर्म है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। इन द केस ऑफ पेमेंट ऑन टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र द वैल्यू डेट इज़ यूजली सेम, यानी दोनों सेंटर में जो रिसीव हुआ उसी को हम कहेंगे टीटी, ठीक है। और लास्ट क्लास हम लोग ने ये भी समझा था कि क्या होता है आर्बिट्रेज। सिंपल सा भाई मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आर्बिट्रेज मतलब क्या होता है कि हम मार्केट वेरिएशन से ना प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक स्टॉक है जिसका नाम है एक्स और वह बीएसई में लिस्टेड है, उसकी प्राइस है 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, नंबर 1। और जैसे ही स्टॉक हमारा बीएसई फ्लक्चुएट किया और ये जैसे ही स्टॉक हुआ 120 रुपीज़ में और ये पहुंचा एनएसई में, हमने तुरंत इसको बेच दिया। यानी कि जो मार्केट वेरिएशन होता है ना, उससे हम प्रॉफिट मार्जिन करते हैं, कमाते हैं, अर्न करते हैं। दैट प्रोसेस वी नोन एज द आर्बिट्रेज, यानी कि बाय एंड सेल विद इन सॉर्ट ऑफ टाइम वी नोन एज द आर्बिट्रेज। जो ये काम करता है, द काइंड ऑफ पर्सन, द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द काइंड ऑफ एंटाइटी, द काइंड ऑफ बैंक, द काइंड ऑफ ब्रोकर, उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेज। यानी आर्बिट्रेज इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट थ्रू द मार्केट वेरिएशन। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज रेट। ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे मार्केट में दोस्तों, ठीक है। चलिए आई होप मैं चेक करूँ आवाज़ मेरी क्लियर है ना, हाँ चलिए। फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन, ये जहाँ ये सारी काम होता है ना, बस याद रखना उसमें ही हम बात करने वाले आज के टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ज़रा समझना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एडवाइज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक शुड फ्रेम एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड फिक्स सेटेबल लिमिट्स फॉर इट्स फॉरेक्स डीलिंग फंक्शन। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डीलर इसमें इंडल्ज होता है, उनके लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। ये आरबीआई का कहना है और वो हमें एडवाइस करती है कि ये फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। ज़रा देखते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट बिलोंग्स टू फिडाई, या ऐसा कौन सा फंक्शन है जो फिडाई के एक्टिवेशन में आता है। कुछ भी वो घुमा के आपसे पूछ लेगा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो ये फिडाई है वो है क्या, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। समझिएगा, हमारे देश में इसकी स्थापना की गई थी रजिस्टर अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये वही कंपनीज एक्ट है जिसमें 2013 में उसमें बहुत सारे हुए थे अमेंडमेंट्स। तो मेरा क्वेश्चन एक आप लोगों से है, मुझे पहले आप ये बताइए कि फिडाई के गाइडलाइन के अंतर्गत मुझे बताइए इंडिया में अभी ऐसे कितने एसोसिएट डीलर हैं, जैसे लाइक बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गए, या जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कितने हैं। एनीवन हु गैसेस कि हमारे देश में ऐसे कितने पीएसबी हैं जो इसके मेंबर हैं। हमारे देश में ऐसे कितने फॉरेन बैंक हैं जो इसके मेंबर हैं। हमारे देश में ऐसे कितने प्राइवेट बैंक हैं जो इसके मेंबर हैं। मुझे बताइए, ट्राई टू पार्टिसिपेट ऑल द बैंकर्स माय डियर, कि जो फिडाइल का गाइडलाइन है उसमें कितने हमारे देश में पीएसबी बैंक, कितने हमारे फॉरेन बैंक और कितने हमारे प्राइवेट बैंक शामिल हैं। मुझे बताइए कमेंट करके टू ऑल माय डियर बैंकर्स। आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, ऐसे याद रखना
पी हो गया, एफ हो गया, फिर पी हो गया, और फिर याद रखना कोऑपरेटिव सी हो गया। यानी कि पहला पी हमारा हो गया 12, उसके बाद एफ मतलब हो गया फॉरेन बैंक जो हमारे हो गया 44, और पी जो हमारा हो गया दूसरा वो कहलाता है 20 प्राइवेट, और सी मतलब होता है विच इज़ नोन एज द 18। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो शायद आपको मिलेगा टोटल 94। यानी अभी इंडिया में जो फिडाई के मेंबर हैं वो 94 मेंबर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। और अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ व्हेन इट वाज स्टैब्लिश्ड, यानी इसकी स्थापना कब की गई, एनीवन हु गेस, इसकी स्थापना कब की गई मुझे बताइए, इसकी स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा टू ऑल माय डियर बैंकर्स, अगर मैं बोलूं आपसे ऐसे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू ऑथराइज डीलर लाइसेंस, जिसको कहते हैं शॉर्ट में एडी, टू बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इन इंडिया में वैसे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे संस्था जो फॉरेन एक्सचेंज डील को पूरा करेंगे या इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको लाइसेंस जो दिया गया है अभी एज पर द जून 22 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे देश में टोटल 94 मेंबर हैं, जिसमें इंक्लूड ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑल फॉरेन बैंक, ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक्स, साथ में ए फ्यू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। कुछ इसमें ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, यानी याद रखना इन सबको मिला दो, जो टोटल संख्या है हमारे देश में वो है 94। वो हमारा क्या है 94 है, वो हमारे क्या है टोटल 94। आई होप ये समझ में आ गया होगा सारे मेंबर्स को। देखो पॉइंट्स बहुत इजी है डियर माय बैंकर्स यार, पॉइंट्स बहुत आसान लगेगा, बट इन पॉइंट्स जब क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है। टू ऑल माय डियर बैंकर्स, ठीक है। अब जो सामने दिख रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताओ जल्दी से इसका फुल फॉर्म, और ये क्या है जो दिख रहा है आपको, LEI नंबर एग्जाम्पल है ये, जो मुझे बताइए टू ऑल माय डियर बैंकर्स, जिसको आप बहुत फैमिलियर होंगे इनके साथ। ये LEI जो LEI नंबर है, ये नंबर है क्या एक्चुअली, इसका काम क्या है बताइए। जिसमें देखो मैंने एग्जांपल में दिया, एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, सिटी यूनियन बैंक हो गया, CSB, DCB, HDFC, बहुत सारे बैंक हैं। ये सारे हमारे देश में याद रखना प्राइवेट बैंक हैं। ये सारे कैसे बैंक हैं, ये सारे हमारे देश में प्राइवेट बैंक हैं जो फेडाई के हिसाब से एक्टिवेट हैं दोस्तों। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। इसको बेसिकली कहते हैं क्या, इसको कहते हैं द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं LEI। एक 20 कैरेक्टर का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जो बेसिकली बताता है, एक यूनिक कोड, कि इसमें कौन सी पार्टीज वर्ल्ड वाइड इंडल्ज है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। बेसिकली इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। कहाँ होता है, फॉरेन एक्सचेंज में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दिस इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो बताता है कि, और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है कि जो पार्टीज इंडल्ज हैं इसमें वो कहाँ से हैं और कैसे हैं। चलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली टू ऑल माय डियर बैंकर्स। ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मान लो आपने अक्सर सुना होगा, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं USA घूमने गया और मैं किसी होटल में रुका। अब जहाँ मैं रुका उस होटल में भी क्या मुझे फॉरेन करेंसी मिलेगी? भाई मेरे पास रुपीज़ है,
आई हैव ए रुपीज़ करेंसी और मैंने एयरपोर्ट पे चेंज नहीं कराया, क्या मुझे फॉरेन करेंसी वहाँ एक्सचेंज मिलेगा? क्या वो होटल ये काम करते हैं? तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू मनी चेंजर लाइसेंस टू लार्ज नंबर ऑफ एस्टेब्लिश्ड फॉर्म, यानी बहुत बड़े फर्म्स होंगे उनको भी लाइसेंस दिया गया मनी चेंजर के रूप में। वह कंपनी भी हो सकती है, होटल भी हो सकता है, शॉप्स भी हो सकता है, जो डील करेगा टू डील इन फॉरेन करेंसी नोट, कॉइन्स एंड ट्रेवलर चेक टू फैसिलिटेट इनकैशमेंट फॉरेन करेंसी फॉर फॉरेन टूरिस्ट। लाइक हम अमेरिका में हैं तो फॉरेन टूरिस्ट ही कहलाएंगे। एंटाइटी ऑथोराइज टू बाय, वो खरीदेंगे भी आपसे फॉरेन करेंसी और आपको सेल भी करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारे देश में याद रखना एक फुल फॉर्म होता है, जिसको जरूर याद रखेगा, जिसको कहते हैं फुल फ्लेज मनी चेंजर। क्या कहेंगे? फुल फ्लेज मनी चेंजर। आपको इससे घुमा के अटेम्प्ट कराएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, या कैसे भी घुमा के पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल दे आर ऑथोराइज, दे आर ऑथोराइज, दे आर ऑथोराइज। while those authorized only to buy are called restricted money changer। मतलब समझिएगा, जहां पर आप मतलब अपनी करेंसी को दे सकते हैं और मतलब जैसे मान लो आपने सारा काम खत्म लिया, आप घूम लिया अमेरिका, अब आपको इंडिया आना है, तो आपके पास बहुत सारा डॉलर बच गया, हैवी मैनी मतलब बहुत सारे डॉलर बच गए, तो लेके तो इंडिया आओगे नहीं, तो आपने एक होटल को या दुकान को उसको दे दिया और उससे रुपीज़ खरीद लिया। तो एक ऐसा दुकान जो आपसे खरीदता है सिर्फ, यानी वो आपको दे नहीं सकता, ओनली आपसे क्या करेगा? लेगा, उसको कहते हैं RMC। जो दोनों काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फुल फ्लेज मनी चेंजर, यानी कि वो आपसे लेगा भी आपको देगा भी, बट जो ओनली आपसे क्या करेगा? लेगा, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजेस। आई होप ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर होगा। टू ऑल माय डियर बैंकर्स, बिल्कुल सही। चलिए, अब इन टर्म्स ऑफ RBI डायरेक्टिव ऑल ऑथोराइज डीलर आर मेंबर ऑफ फिडाई। जो भी ऑथोराइज डीलर हमारे इंडिया के हैं वो सारे मेंबर फिडाई के मेंबर होना अनिवार्य है। एंड इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर देम टू फॉलो द गाइडलाइन डायरेक्टिव जो इशू, और जो फिडाई की गाइडलाइन है उनको उसको फॉलो भी करना है, मस्ट भी। ये याद रखना, ये कहना है कि इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन। आगे भी देखेंगे। ए फ्यू ऑफ द मेजर फिडाई गाइडलाइन रूल कैन बी समराइज एज अंडर। कुछ गाइडलाइन है हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले जरा कुछ पॉइंट्स मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ फॉर प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए, कि जो चीज़ें हम लोगों ने समझी वो समझ में आई कि नहीं। टू ऑल माय डियर बैंकर्स, जैसे एग्जाम्पल, ये मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि फिडाई रिक्वायर बैंक टू अंडरटेक प्रॉफिट या लॉस इवेल्युएशन ऑफ फॉरेक्स पोजीशन एट द एंड ऑफ ईच। जो फिडाई कहता है कि बैंक को बताना होगा, इवेल्युएशन करना होगा अपने फॉरेक्स पोजीशन का वीकली, मंथली, क्वार्टरली, कि हमने कितना फॉरेन एक्सचेंज में किया, हमारे पास क्या रहा, हमारे पास से क्या गया, वॉटेवर। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था ये काम करता है मंथली। ये किसका कहना है? फिडाई का कहना है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि वैसी कोई भी कंपनी जो कि ऑथराइज है ओनली खरीदने के लिए, RMC रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजेस, ओनली टू बाय फॉरेन करेंसी नोट एंड ट्रेवलर चेक, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, उसको कहते हैं ऑथराइज पर्सन। कैटेगरी 3 में वो आते हैं। ऑथराइज पर्सन कैटेगरी 1 अलग है। ऑथराइज पर्सन मतलब, ऑथराइज पर्सन कहने का मतलब ये हुआ कि द पर्सन हु कंपनी, द पर्सन हु एंटाइटी, कुछ भी जो बस आपसे पैसा खरीदेगा, आपसे करेंसी लेगा, उसे हम लोग कहते हैं RMC रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजेस। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। टू ऑल माय डियर बैंकर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर क्रिस्टलाइजेशन पीरियड? कितना होगा? 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज? यह क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। यह क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है आपके क्वेश्चन में। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा?
15 days, 30 days, 45 days और 60 days. What is the maximum time period for crystallization period? क्या समय होता है? तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा 60 डेज के अंदर में आपको ये सबमिट करना होगा. फेल्यूर ऑफ कंट्री पार्टी, ध्यान सुनिएगा, फेल्यूर ऑफ द कंट्री पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेटलमेंट. याद करो मैंने अभी बताया था पिछले क्लास में भी कि जोन वाइज अलग अलग चीज़ें होती हैं सबकी. जैसे हमारे देश में दूसरा टाइम जोन है, अमेरिका में दूसरा टाइम जोन है, और टाइम वाइज तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट होती है. पता चला हमने किया 6 o'clock पे, यहाँ टाइम जोन कुछ दूसरा है, वहाँ कुछ दूसरा टाइम हो रहा होगा. तो कहता है फेल्यूर ऑफ द कंट्री पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेटलमेंट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस बिटवीन द टू करेंसी टू एक्सचेंज. उसको क्या कहते हैं? ये कैसा रिस्क है? मैंने पढ़ाया है आपको. यह कैसा रिस्क है? ऑपरेशनल, मार्केट, सेटलमेंट या लीगल? तो याद होगा दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट रिस्क. भाई जोन चेंज होगा और भाई ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग होगा. चलिए, हाउ फॉरवर्ड रेट आर कैलकुलेटेड? बाय एडिंग ए मार्क अप टू स्पॉट रेट्स, by adding premium or discount to spot rates, by reducing premium or discount from spot rates, by adding premium to and deducting discount from the spot rates. बताओ मुझे जरा से कैसे फॉरवर्ड रेट्स को हम लोग करते हैं कैलकुलेट. तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो आंसर है, याद रखना, by adding premium to and deducting discount from spot rate. यानी कुछ ऐड करेंगे कुछ करेंगे माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट. याद है ना, फ्यूचर फॉरवर्ड. हमने एग्रीमेंट कर लिया कि पेन खरीदेंगे एक सर्टेन प्री डिफाइंड रेट पर, और बहुत ज़्यादा प्राइस गिर गया तो हमें तो बहुत लॉस होगा. तो 2 ऑप्शन आते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 में इसके बारे में डिटेल में, है ना. अब एक मेरा बहुत प्यारा सा पॉइंट है, जरा सामने देखिए. टू ऑल माय डियर बैंकर्स, समबडी आस्क कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सचेंज अर्थमेटिक? एक्सचेंज अर्थमेटिक होता क्या है? आप ऐसे समझो कि जो हम एक्सचेंज करते हैं उसमें जो भी चीज़ें शामिल होती हैं, वेदर वो रिस्क हो, वेदर वो प्रॉफिट हो, वेदर वो प्रॉफिट मनी हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, वटेवर, जो इसमें सब शामिल होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज अर्थमेटिक. ऑल फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेशन हैव टू वर्क आउट विद एक्सट्रीम केयर and accuracy with the decimal point has to also correctly place. Constant check is also required to minimize the risk of mistake. अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, जैसे $1 इक्वल टू, बस आपने देख लिया 70 रुपीज़, नो 70.1234, क्योंकि हम लोग लास्ट डिजिट तक देखते हैं, क्योंकि इस 4 की जो डेसिमल वैल्यू से भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा. यह बात लाखों करोड़ रुपए की होती है. तो इतनी बार देखा जाता है कि कोई भी पॉइंट अगर मिस हुआ तो आपको कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है. एज द मार्केट वर्क ऑन वेरी थिन मार्जिन, क्योंकि जो बिजनेस है ये हो ना, ये बहुत ही कम मार्जिन में होता है, और अगर उसमें हल्का सा मिस्टेक हो गया तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा उस एडी को, और जो खरीद रहा वो तो होगा ही होगा. An error in one quote may erode earning from several trade times. जरा सोचो, अगर आपने एक प्राइस गलत कोट कर दी, आपको करना था 68.10 और आपने कर दिया 68 फॉर एग्जाम्पल 11. तो जरा सोचो, कहने के लिए बस ये एक है, बट इस एक से बहुत ज़्यादा लॉस आपको हो सकता है और आपको बहुत लंबा भी नुकसान झेलने को पड़ सकता है. तो याद रखना, दिस इज़ वेरी सिंसियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज अर्थमेटिक पार्ट. ठीक है, क्या है जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक पॉइंट आता है जो आपको देखना होगा, इसको कहते हैं चेन रूल. इट इज़ यूज्ड इन अटेंडिंग ए कंपैरिजन और रेशियो. एक प्रकार का ये कंपैरिजन रेशियो है बिटवीन टू क्वांटिटेटिव लिंक. जब दो वस्तुएं लिंक होती है थ्रू अनदर और अदर क्वांटिटी एंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इक्वेशन.
यानी कि मतलब कहने का दो अलग अलग चीज़ से शामिल होकर अगर हमारा रेट डिसाइड होगा तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। जैसे नहीं पता है आपका नेटवर्किंग होता है कंप्यूटर में, भाई पेट्रोल महंगा होगा फॉर एग्जांपल तो मार्कर का प्राइस भी महंगा होगा, और अगर मार्कर का प्राइस महंगा होगा तो हमारा इंपोर्ट भी महंगा होगा, और अगर हमारा इंपोर्ट भी महंगा होगा तो हमको ग्लोबल मार्केट में पेमेंट ज़्यादा देना होगा। इस कारण से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में मनी की वैल्यू है वो डाउन भी हो जाएगी। ज़रा देख रहे हो एक से कितना रिलेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। दूसरा होता है परसेंट पर माइल, यानी कि ऐसे अगर लिखा रहेगा 1/100%, जैसे 100 का एक भाग। ए परसेंटेज इज ए प्रोपोर्शन पर 100, 1% इज 1 पार्ट इन एवरी 100 पार्ट सच एज रुपीज़, पर रुपीज़ 100। यानी ज़रा सोचो आपको 100 रुपये में 1 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन है, वाइल पर माइल मीन्स क्या होगा पर 1000 एग्जाम पर एक पर माइल इज 1 पार्ट इन एवरी। यानी अब यहाँ नियम क्या होगा 1/1000, यानी कि 1000 बराबर क्या कहते हैं इसको हम लोग पर माइल कहते हैं। सच एज रुपीज़ 1 पर रुपीज़ 1000, यानी कि आपको 1000 रुपये में आपका जो मार्जिन मनी है वो 1 रुपये है। तो इसका जो कैलकुलेशन भी होता है ये ऐसे भी होता है, या तो पर परसेंट और या तो पर माइल होता है। तीसरा मैंने टर्म क्या बोला आपको वैल्यू डेट कहा, और चौथा मैंने आपको पीछे भी बता ही दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए कुछ गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फिडाई की। क्या गाइडलाइन है इंपॉर्टेंट, जरा इसको देखते हैं। कहता है ए फ्यू ऑफ द मेजर फिडाई गाइडलाइन रूल कैन बी समराइज एज अंडर। जैसे नंबर 1 जरा देखना ध्यान से, कहता है ऑल एक्सपोर्ट बिल्स टू बी अलाउडेड स्टैंडर्ड ट्रांजिट पीरियड। कभी कभी आपको देखना एनटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखना होगा टू ऑल माय डियर बैंकर्स, इसको कहते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। तो कहता है ऑल एक्सपोर्ट बिल टू बी अलाउडेड स्टैंडर्ड ट्रांजिट पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ अलाउइंग कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ नोशनल ड्यू डेट्स। ये पहली गाइडलाइन है। दूसरा कहता है क्या एक्सपोर्ट बिल हमेशा ड्रॉन होना चाहिए इन फॉरेन करेंसी, यानी जैसे मान लो मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया अमेरिका को, अब इसका जो बिल होगा वो रुपीज़ में नहीं होगा, ये बिल हमेशा होगा किस फॉर्म में, डॉलर के फॉर्म में होगा। इन केस ऑफ डिले, अगर डिले होता है एक्सपोर्ट बिल में, द सेम वुड बी डन एट द टीटी सेलिंग रेट। अब ये क्वेश्चन मेरा आपके से है, मुझे बताइए टू ऑल माय डियर बैंकर ये टीटी सेलिंग रेट क्या होता है, एक्सप्लेन। ये टीटी सेलिंग रेट क्या होता है बताइए। तो याद रखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। क्या कहते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, मतलब इसको कहते हैं बाइंग रेट। दिस इज द रेट अप्लाइड व्हेन द ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इनटू इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बाय द बैंक। मतलब कहने का ये एक ऐसा रेट होता है जो अप्लाई करेगा व्हेन द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इनटू इमीडिएट, यानी हमको जब तुरंत करना होता है तो जिस रेट से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टीटी, बोले तो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र रेट कहा जाता है। दूसरा क्या नियम है कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट विच हैव मैच्योर्ड, जो जिसका समय पूरा हो गया, एंड हैव नॉट बी पिकअप, अगर अभी तक उसको उठाया नहीं गया, उसको टेकअप नहीं किया गया, सेल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल ऑन द 3rd वर्किंग डे आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। मतलब कहा गया कि भाई मैंने आपको सामान बेचा और आपसे कहा कि ये काम हम खरीदेंगे, ये काम आपसे हम बेचेंगे, वट एवर कुछ एग्रीमेंट हमने किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट का तारीख है 5 तारीख को होना चाहिए। जैसे ही ये 8 तारीख होगी यह कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा कैंसिल, और आपको उसका बियर झेलना होगा। ठीक है, जैसे देखिए ऑल करेंसी टू बी कोटेड एज पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे उसमें हमारा जापानीज येन ले लीजिए,
इंडोनेशिया करेंसी ले लीजिए जहाँ रुपया होता है, केनिया में शिलिंग चलती है। कोट इज एज, याद रखिएगा, 100 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी बराबर 1 रुपीज़, यानी कि 100 इंडोनेशिया रुपया इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 रुपया। ये वहाँ की गाइडलाइन है। फिडाई ऑल्सो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फॉरेक्स डीलर। भैया क्योंकि आप सारा खेल वेल तो फॉरेन एक्सचेंज का है, तो यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही केयरफुल तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। एंड ऑल्सो गाइडलाइन विथ रिगार्ड टू डीलिंग विद द फॉरेक्स ब्रोकर। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज हमारे देश में $1,00,000 का इनफ्लो हो रहा, एग्जाम्पल, थ्रू टीटी फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर अकाउंट, यानी हमने कुछ एक्सपोर्ट किया तो आपके अकाउंट में $1,00,000 का इनफ्लो होगा। बीइंग एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, क्रेडिट रिसीव्ड इन नोस्टो स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क कॉरस्पॉन्डिंग मनी। पता होगा आपको, अगर हमने खुलवाया तो वो स्टो और उन्होंने खुलवाया तो नोस्टो, ये होता है, हम लोगों को पता है। तो हमें करना है एक्सपोर्ट अमेरिका को और हमारे अकाउंट में एडवांस पेमेंट आ गया। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ बहुत प्यारा सा है, व्हाट रेट यू विल टेक द कोड टू द कस्टमर। आप कस्टमर को कौन सा रेट कोट करेंगे अगर मार्केट में भी वर्तमान में रेट चल रहा है 68.01111। जरा समझना ध्यान से, बड़ा ही प्यारा ये क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन किस स्ट्रेटजी में भी आएगा, ध्यान से। हमको कुछ अमेरिका को बेचना है, हम बेच रहे हैं, हमारे अकाउंट में $1,00,000 आ रहा है। अब कंसर्न ये है कि आप कौन सा प्राइस कोट करोगे बाजार में। इट विल परचेज ऑफ रुपीज कस्टमर फॉर विच, यानी कि हैव टू सोल्ड इन द मार्केट, यानी आपको ऐसा प्राइस कोट करना जिसमें आपको बेचना होगा। व्हेन $US इज बीइंग कोटेड, अगर मैं बात करूं कि 68.09 का रखा गया, मीनिंग दैट द मार्केट बाय, इसको मार्केट कितने खरीदेगा 68.09 में और बेचेगा कितने में 68.011 में, यानी कि इसका मतलब ही यही होता है कि यह करेंसी खरीदी गई है 68.019 में और इसको बेचना है 68.11 में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वी सेल हैव टू कोट रेट टू द कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट बाय, यानी हम जब भी कोट करेंगे तो इसमें कोट करेंगे ना कि इसमें कोट करेंगे। ठीक है, इससे हमारा लेस मार्जिन होगा। एज अप्लीकेबल टू अराइव एट द टीटी बाइंग रेट अप्लीकेबल फॉर द कस्टमर ट्रांजैक्शन। ओके माय डियर ऑल बैंकर्स, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे फॉरेक्स डेरिवेटिव मार्केट में क्या क्या रिस्क ऑलरेडी इंक्लूड है। समझना, ए रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनप्लान इवेंट विद फाइनेंशियल कंसिक्वेंस रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस अर्निंग। रिस्क कुछ भी हो सकता है। तो टुमारो का जो टॉपिक हमारा रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 2 है हमारा मॉडल ए का। बेसिक मैं वहाँ डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा कि फॉरेक्स में क्या क्या रिस्क होते हैं और उनके नाम क्या क्या, उनसे क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में अराइज होने वाला है। आज ये सेशन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो कुछ भी अगर इस सेशन में डाउट है, जो मैंने अभी आज टॉपिक पढ़ा है, इसमें कुछ भी अगर आपके पास डाउट होता है तो प्लीज़ काइंडली डू द कमेंट आफ्टर द सेशन इज़ ओवर। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ जो भी आपके डाउट्स वहाँ डालिए। आई ट्राई टू गेट द मैक्सिमम सोल्यूशन फ्रॉम माई साइड। ओके, तो टुमारो रहेगा यूनिट 2, जिसका नाम है बेसिक ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। ये भी देखेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। टू ऑल माई डियर बैंकर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मुलाकात होगी कल सेम टाइमिंग 9 PM। और कल हमारा टाइम होगा, कल वेडनेसडे, कल हम बात करेंगे ABM के बारे में, पेपर 1 के बारे में। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पेपर 2, मंडे, वेडनेसडे और संडे पेपर हम 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।